हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सेकंड लेक्चर में। आज हम लोग फिर से सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं, जो झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं उसका सेकंड लेक्चर यूट्यूब के ऊपर है। आप लोग ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्वेल्थ में हमारे से पढ़े हुए थे ऑनलाइन में। तो ट्वेल्थ अगर आप यूट्यूब पे पढ़े या किसी भी तरीके से पढ़े, या तो अप्लीकेशन पे या तो यूट्यूब पे, तो उसके लिए यूट्यूब का हमारा चैनल था CWH कॉमर्स। हमने क्या किया है कि हर सेगमेंट के लिए अलग अलग चैनल बना रखा है। तो CWH कॉमर्स वाले चैनल पे आप कॉमर्स पढ़ रहे थे 11 12 का। अब आपकी जो पढ़ाई है वो CWH कॉमर्स वाले चैनल पे नहीं होगी। अब आपकी पढ़ाई, चूंकि आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, तो उसके लिए हमने अलग अलग से चैनल बना रखा है, और वो अलग के चैनल का नाम है CWH यूनिवर्सिटी। तो आप इस चैनल में जब जुड़ोगे तो आपको इसमें यूनिवर्सिटी के सारे वीडियो मिलेंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि इसमें जैसे वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसकी जानकारी आप तक पहुंचे, ताकि आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल में कंटिन्यू जुड़े रहे। इसी चैनल पर आप आपको, चूंकि ये चैनल 4 साल तक आपको मदद करने वाला है। हम लोग लेक्चर 1 डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 2। बेसिक अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक अकाउंटिंग। और चलिए देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो पिछले क्लास में अगर आप गौर करेंगे तो हम लोग आपको बताए थे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या रिलेशन है, क्या तीनों में रिलेशन है। बुक कीपिंग का एरिया छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा अकाउंटिंग होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है? अकाउंटेंसी। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या देखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आखिर लेखांकन का क्या उद्देश्य है? लेखांकन का क्या उद्देश्य है? ध्यान रखना, आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट हम अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आए ही नहीं हैं। हम तो अभी अकाउंटिंग समझा रहे हैं। अकाउंटिंग के जब ब्रांच समझाएंगे ना, कितने ब्रांच है, तब उसमें से एक ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तब आपको उस दुनिया में घुसाएंगे। ठीक है? उस रास्ते में, मतलब उस समुद्र में घुसाने से पहले हम अकाउंटिंग समझा दें। अभी आप समझो कि पहला दरवाजा पार किए हो, अंदर 3 दरवाजा है, उसमें से अकाउंटिंग का अलग दुनिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो पहले अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य, क्यों लोग लिखता है बताइए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्यों अकाउंटिंग करना चाहिए, आप लोग से पूछते हैं। क्या जरूरत है हिसाब किताब लिखने का, कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहला बताइए। टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि की जानकारी के लिए। लाभ हानि की जानकारी के लिए। दूसरा बताइए, दूसरा और क्या होगा? क्यों हम लोग अकाउंटिंग करते हैं? प्रॉफिट लॉस जान सके। सेकंड होगा टू नो अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए हमको लिखना चाहिए। और क्यों लिखना चाहिए बताइए? पहला बात समझ में आया, क्यों अकाउंटिंग करना चाहिए, तो प्रॉफिट लॉस पता चल सके। दूसरा, व्यवसाय का वित्तीय स्थिति का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि कितना उसके पास एसेट है, कितना उसके पास कैपिटल है, क्या लायबिलिटी है। इसकी जानकारी के लिए बिजनेस में लिखना होगा। नहीं लिखेंगे तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल का कैसे जानकारी होगा? दूसरा है कि अगर नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा? नहीं लिखेंगे तो टू नो एग्जैक्ट रीजन लीडिंग नेट प्रॉफिट नेट लॉस। शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की जानकारी के लिए। नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के कारण को ढूंढने के लिए। इसको समझिए
कि एक बिजनेसमैन अपने यहाँ अकाउंटिंग क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि ये ढूंढ सके कि प्रॉफिट क्यों हुआ। हालांकि ऐसा बहुत कम बिजनेसमैन सोचता है। लॉस क्यों हुआ ये दुनिया ढूंढती है, लॉस हो गया तो दुनिया ढूंढेगी क्यों हो गया लॉस। लेकिन बोलता है ये कि नहीं, लॉस का भी कारण ढूंढो, वो तो दुनिया ढूंढती है, लेकिन प्रॉफिट का भी कारण ढूंढो कि आखिर हमको प्रॉफिट हुआ कैसे इतना ज़्यादा। अगर कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी ऐसा प्रॉफिट जो आप सोचे नहीं थे वैसा प्रॉफिट हो जाए तो उसका भी कारण ढूंढो। और उसके लिए आपको अकाउंटिंग करना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट रीजन पता चल सके कि हम क्यों ज़्यादा कमा रहे हैं। बात समझ गए? तो सही बिजनेसमैन वो होता है जो ज़्यादा कमाने के रीजन को ढूंढता है। वैसे नहीं कमाने ने लॉस होने के रीजन को दुनिया ढूंढती है कि नहीं? आप चलते चलते ठोकर खा गए तो 4 बार रीजन ढूंढिएगा क्यों क्यों गिरे। तो लॉस होने का रीजन दुनिया ढूंढती है कि क्यों लॉस हो गया, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया अनएक्सपेक्टेड, हम अनुमान किए नहीं थे और वो प्रॉफिट हो गया, तो इसके रीजन को ढूंढेंगे। यस और नो, कि क्या ऐसा कारण है। अगर हमारे यहाँ खूब कस्टमर बढ़ रहे हैं उसका कारण क्या है? पता चला चटनी बहुत ज़बरदस्त हम बनाते हैं तो इसलिए समोसा खाने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो भाई हम कुछ भी करेंगे लेकिन चटनी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वही है जो हमारे पास कस्टमर को ला रहा है। यस और नो, तो हमको पता तो चले कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का रीज़न क्या है। तो ये बात ध्यान रखना है, एग्जैक्ट रीजन ढूंढना है, लीडिंग नेट प्रॉफिट और लीडिंग नेट लॉस। कहीं कोई कंफ्यूजन? और बताइए और क्यों? प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट में बताइए, अगर आप लिखे रहेंगे तो कभी कोर्ट में मामला चला जाए तो प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं ना, प्रमाण के तौर पर दिखा सकते हैं ना। क्लियर? और बताइए और क्या क्यों लिखते हैं बिजनेस में? यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और क्या है प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और बताइए क्यों लिखते होंगे? इतना ही रीजन है या और भी रीजन है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं जिनको हम अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जैसे क्रेडिटर जिससे हमने उधार सामान खरीदा है, बैंक जिससे हमने उधार लिया है, वो सबको जानकारी दीजिएगा ना, सरकार को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ना। विभिन्न पक्षकारों को जानकारी देने के लिए। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि क्यों लिखते हैं। इसमें से कोई ऐसा कारण है जो दिक्कत किया आपको समझने में? समझ में आ गया सारा कारण? अब ढूंढते हैं हम लोग, अब हम लोग चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने का रीजन क्या है? नेट प्रॉफिट जानना, नेट लॉस जानना। अब बैलेंस शीट बना के हम लोग पोजीशन जानेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, इसमें और इसमें क्या अंतर है बताइए? प्रॉफिट लॉस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इससे हम पता करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इससे क्या पता करते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो उसके लिए आपको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। दोनों में अंतर क्या है? बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। दोनों में अंतर क्या है? क्या है पोजीशन, क्या है परफॉर्मेंस? दोनों को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो समझ पाएंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिसमें आप ट्रेडिंग कौन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो भाई ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस में हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो चलिए समझाते हैं क्या डिफरेंस है फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्लियर? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसको बोलते हैं वित्तीय प्रदर्शन, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय प्रदर्शन। और दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति। अंतर क्या है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहीं कोई दिक्कत? और इसमें एक एक चीज बनाते थे जिसका नाम क्या है? बैलेंस शीट।
बट सर वो तो समझ में आ गया, तो हम लोग बचपन से पढ़े बनाते थे, क्या होता है। तो समझिए, कहानी से समझाते हैं, ठीक है, कहानी से समझाते हैं। दो व्यक्ति थे गांव में, हम यहाँ समझाते हैं। दो व्यक्ति थे गांव में, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स का जॉब है अभी, मतलब इस समझो इतना गरीब लड़का था कि घर वो कुछ नहीं है, मतलब एक ज़मीन है बस घर बनाने के लिए, और 2-4 कट्ठा गांव में ज़मीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन नौकरी है, और नौकरी गवर्नमेंट जॉब है, 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी आ रहा है। बट इसका प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं, अभी नया नया नौकरी लगा है। समझ गए, कहानी समझ में आया। मिस्टर राम एक्स एक ऐसा लड़का है जिसका कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, गरीब लड़का था, नौकरी लग गया, 1 लाख रुपया कमा रहा है महीने का। और मिस्टर वाई का कोई नौकरी वोकरी नहीं, लेकिन बाबूजी के पास 20 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पे क्या है, ज़मीन है 20 एकड़। इसको क्या बोलेंगे, क्या अच्छा है, परफॉर्मेंस या पोजीशन? क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ना अच्छा है, कमाई आ रहा है, एकदम मस्त जिंदगी, अच्छा जिएगा, गाड़ी घर बंगला सब कुछ इसका ठीक ठाक दिखेगा। और क्या ये खराब है, पैसा कमा नहीं रहा है लेकिन प्रॉपर्टी है सर। इसका मतलब इसका क्या अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन, हिलेगा नहीं। एक एकड़ भी बेच देगा ना तो लाख करोड़ रुपया कमा लेगा। ये सर नो बोले, 1 एकड़ जमीन बेच देंगे करोड़ रुपया आ जाएगा। अब बताओ, ये कमा नहीं रहा है, ये कमा रहा है। क्या बोलोगे, कौन अच्छा है, ये अच्छा है या ये अच्छा है? इसमें डर ये है कि अगर कल को मिस्टर एक्स सस्पेंड हो जाए तो, नौकरी चली जाए तो ये फिर कब फिर वहीं पहुंच जाएगा। अरे हाँ या ना, आई खाए बिना मर रहा है, जमीन है लेकिन खाए बगैर मर रहा है, जिंदगी जी नहीं पा रहा है। तो दोनों में कोई सही है नहीं है। कंपनी वही सही रहेगा जिसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, यानी कमाई भी खूब कर रहा है, और पोजीशन भी अच्छा है, प्रॉपर्टी भी उसके पास अच्छा है। तो बिजनेस कौन अच्छा माना जाएगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, पोजीशन अच्छा होगा, या दोनों अच्छा होगा? अब समझ में आ गया, दोनों अच्छा हो, कमाई भी खूब हो। अब सोचिए कोई कंपनी खूब प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, और उसके पास प्रॉपर्टी भी खूब है, जैसे टाटा। टाटा का प्रॉफिट भी खूब है और जमीन जायदाद भी खूब है, जहां देखो वहां टाटा का जमीन मिलेगा आपको। तो टाटा जमीन भी खरीद के, बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा होटल मिलेगा टाटा का, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना कर रखा है टाटा। तो टाटा के पास प्रॉफिट भी है और टाटा के पास एसेट भी है, तो माना जाता है कि टाटा बहुत मजबूत कंपनी है, क्योंकि उसका क्या अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है और पोजीशन भी अच्छा है। समझ आई बात? आप अपने गांव में देखना, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होगा जिसके पास प्रॉपर्टी भी है और कमाई भी खूब है, उसको हिला नहीं सकते हो। कमाई अगर बंद हो जाएगा तो प्रॉपर्टी बेच के खा लेगा, प्रॉपर्टी खराब हो जाएगा तो कमाई करके खा लेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसका दोनों ठीक है। तो हम लोगों को भी अपने बिजनेस में दोनों चेक करना होगा, क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। याद रहेगा, पोजीशन के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बताइए, बैलेंस शीट। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। याद है ना आपको, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये तो हिंदी लिखने की जरूरत है क्या, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हम लोग पोजीशन चेक करते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करते हैं। जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जानकारी के लिए। एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो ये बात हम आपको समझा दिए कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन हमको जानने के लिए अकाउंटिंग करना पड़ेगा, यस और नो। तीसरा बोल रहा है कि एग्जैक्ट रीजन ढूंढने के लिए कि क्यों ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ज़्यादा लॉस हो रहा है। चौथा बोल रहा है कोर्ट में अगर प्रूफ के तौर पर काम देगा तो बनाना होगा। और बहुत सारे ऐसे पार्टीज हैं जो आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे सरकार है, क्रेडिटर है, बैंक है जो हमको लोन दिया है, टैक्स अथॉरिटी है जो हमसे टैक्स लेगा, तो ये सब लोग जानना चाहता है। और इन लोगों को आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग अपने यहाँ अकाउंटिंग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं हम लोग नए टॉपिक में। नया टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? उससे पहले अकाउंटिंग साइकिल पढ़ लेते हैं। आपको मालूम है अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? कल हालांकि बता दिए, प्रोसेस को ये साइकिल बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप से बनता है, तो बना के दिखा देते हैं। साइकिल चल समझते हो, साइकिल का चक्का देखो, बहुत अच्छा गोल तो नहीं है। अच्छा क्या गोल करते रहना है, यहाँ से गोल कर लेते हैं, यहाँ है ना जी सर्कल शेप में जाओ, टेंशन क्या लेना है। अरे मेरे भाई, कितना बढ़िया गोल हो गया, कोई दिक्कत?
एकदम सर्कल, एकदम चक्के की तरह है। बट यहाँ ध्यान रखने का क्या चक्का है, तो ये कैसे कैसे काम करता है उसको सबसे पहले ध्यान रखना। सबसे पहला काम क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है, लेन देन, याद है। उसके बाद उसका क्या बनता है, जर्नल बनता है। क्या बनता है, जर्नल बनता है, याद है आपको। जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर बनता है। 11th अगर पढ़े होंगे तो बनाए भी होंगे। लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। तलपट बनता है। उसके बाद क्या बनता है यहाँ पे, फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कोई दिक्कत किसी को, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना है। ये पूरा ध्यान रखिएगा, ऐसे एरो जा रहा है, यहाँ से पहले यहाँ शुरू हुआ, ऐसे एरो गया, ऐसे एरो गया, ऐसे एरो गया, ऐसे एरो गया, और घूमते घूमते यहाँ पहुँच रहे, सर्कल चलता रहता। अच्छा, ये पूरा सर्कल कितने दिन में कंप्लीट होता है, 1 अकाउंटिंग पीरियड में, 1 साल में। और अकाउंटिंग पीरियड क्या है हमारे यहाँ, अभी वो भी बताते हैं अकाउंटिंग पीरियड, नीचे हम बता देते हैं, ठीक है। एक अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट होता है, नीचे बताते हैं अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। कोई दिक्कत किसी को, 1 अकाउंटिंग पीरियड में साल भर में कंप्लीट होगा। अब सवाल उठता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांजैक्शन के बाद, बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन के बाद इस रास्ते से नहीं आते, बाईपास यहाँ से पकड़ के यहाँ से पहुँच जाता है। देखो ये रास्ता है, इसका मतलब लेजर तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जर्नल वाला और एक बाईपास। बाईपास का नाम है सब्सिडरी बुक। क्या नाम है बाईपास का, सब्सिडरी बुक के जरिए पहुंच जाता है। सब्सिडरी बुक, सहायक बही सुने हैं? जिसके अंदर पहला सब्सिडी बुक होता है कैश बुक, दूसरा होता है परचेज बुक, तीसरा होता है सेल्स बुक, चौथा होता है परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। ये 8 सब्सिडी बुक होता है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जर्नल का रास्ता ना पकड़ के सब्सिडी बुक वाला बाईपास पकड़ के घुस जाता है लेजर में। इसका मतलब लेजर सबको बनाना जरूरी है, ये समझ में आ रहा है ना। इस पिक्चर से एक बात समझ में आ रहा है कि किसी बिजनेस में जर्नल बनाना कंपलसरी नहीं है। क्या जर्नल बनाना कंपलसरी है, नहीं ना है। अगर होता तो सबको इसी रास्ते से आना पड़ता है। ये बाईपास पकड़ने का मतलब है जर्नल बनाना कंपलसरी, लेकिन लेजर बनाना कंपलसरी है, सबको बनाना पड़ेगा। लेजर नहीं बनाते तो बताओ यहाँ आके यही क्यों मिल रहा है, यहाँ भी तो मिल सकता था। मतलब है कि चाहे इस रास्ते से आओ भैया, चाहे इस रास्ते से आओ, यानी चाहे तुम जर्नल बना के पहुंचो, चाहे सब्सिडी बुक बना पहुंचो, लेजर आपको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ से कंपलसरी है, लेजर बनाना पड़ेगा, ट्रायल बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास 2 चॉइस है। अब सवाल ये उठता है कि सर 2 चॉइस है तो जर्नल वाला रास्ता कौन पकड़ेगा, कौन बिजनेसमैन है जो जर्नल बना के जाएगा, और कौन बिजनेसमैन है जो सब्सिडी बुक बना के जाएगा। कुछ तो होना चाहिए ना आइडिया, कौन जाना जाएगा जर्नल। आप लोग बताइए तो जर्नल किसको बनाना चाहिए, जो छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, जिसके यहाँ ट्रांजेक्शन कम होता हो या जिसके यहाँ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता हो, जर्नल किसको बनाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा बिजनेसमैन जो छोटा हो, जिसके यहाँ ट्रांजेक्शन कम होता हो, वो बनाएगा जर्नल। क्या बनाएगा, जर्नल। जर्नल बनाता है छोटे बिजनेसमैन जिनके यहाँ ट्रांजेक्शन कम होता है, और जो बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसके यहाँ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है, वो बनाता है सब्सिडरी बुक। याद रहेगा। तो बड़ा बिजनेसमैन क्या बनाता है, सब्सिडी बुक, और छोटा बिजनेसमैन क्या बनाता है, जर्नल। क्लियर। छोटा बिजनेसमैन क्या बनाएगा, जर्नल, और बड़ा बिजनेसमैन क्या बनाएगा, सब्सिडी बुक। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो बड़ा बिजनेस है, वहाँ सब्सिडी बुक बनता है। सब्सिडी बुक मतलब आप समझते हो, स्कैनर से वो जो है ना उससे बिल करता है। तो इससे क्या होता है, जैसे वो स्कैन किया सेल्स बुक में चला गया, यानी स्कैन किया टोटल तो ऑटोमेटिक लिखा गया सेल्स बुक में, लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है।
बारकोड को स्कैन कीजिए, उससे सिस्टम में आ जाता है, यस और नो। सिस्टम में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो गया। एक होता है ना कि बैठ के लिख रहे हैं, नहीं, वो स्कैन करता है बारकोड, सीधा सेल्स बुक में परचेज करके लाया, स्कैन किया, परचेज बुक में चल गया। यानी स्कैन कीजिए और अपने आप लिखा जाए, उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी बुक। क्या बोलते हैं? सब्सिडी बुक। समझ आई बात? तो सब्सिडी बुक कहाँ लगेगा? छोटे बिजनेस में कि बड़े बिजनेस में? बड़े बिजनेस में। जो बड़े बिजनेस होंगे वो सब्सिडी बुक फॉलो करते हैं, और जो छोटा बिजनेस होगा वो क्या फॉलो करता है? जर्नल। जर्नल फॉलो कौन करेगा? छोटा बिजनेसमैन। और बड़ा बिजनेसमैन क्या फॉलो करेगा? सब्सिडी बुक। यानी ये बनाना ऑप्शनल है, चाहे तो बना भी सकते हैं, चाहे तो आप सब्सिडी बुक बना काम चला लीजिए। कोई बोलता है सब्सिडी बुक नहीं बनाएंगे, ये बनाना जरूरी नहीं, हम ये बना काम चला सकते हैं। चॉइस है यहाँ पे चॉइस नहीं है, लेजर से कोई चॉइस नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कीजिए। ट्रांजेक्शन के बाद क्या बनता है? जर्नल या सब्सिडी बुक, दोनों में से कोई एक बनेगा। तुम बड़े हो भैया, नहीं संभाल पा रहे हो जर्नल से, तो सब्सिडी बुक बना लो। और छोटे हो, लग रहा है जर्नल से संभल जाएगा, तो फिर जर्नल बना लो। तो पहला कौन सा बताया? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद क्या होता है? जर्नल या सब्सिडी बुक। उसके बाद लेजर। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर 3, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये पूरा मूव करता रहता है साल भर में, पूरा घूमता रहता है साल भर में ये चक्र। लेकिन यहाँ बस ध्यान रखना है कि छोटा बिजनेसमैन जर्नल और बड़ा बिजनेसमैन सब्सिडी बुक बनाता है। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम डिस्कस कर देते हैं अकाउंटिंग पीरियड क्या है। इसका पीरियड भी तो होना चाहिए, कितने दिन का अकाउंटिंग होता है। तो चलिए अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं। लेखांकन अवधि। बताइए, 2 पीरियड है अकाउंटिंग का। एक होता है कैलेंडर ईयर। बताइए कैलेंडर कब से कब तक जारी होता है? कब से कब तक होता है? तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक। कोई दिक्कत है? कैलेंडर ईयर कब से कब तक चलता है? जनवरी टू दिसंबर। दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष इसको हम लोग बोलते हैं। कब से कब तक रहता है वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल को शुरू करता है और 31 मार्च तक रहता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर है? अब बताइए कि हमारे यहाँ जो बिजनेसेस ज़्यादा मिलते हैं वो कौन से ईयर में अपना रिकॉर्डिंग रखता होगा? कैलेंडर में या फाइनेंशियल में? तो ज़्यादातर बिजनेस अपने यहाँ जो रिकॉर्डिंग रहता है कौन से ईयर में रखता है? फाइनेंशियल में। क्लियर हुआ? ज़्यादातर जो बिजनेसमैन अपने यहाँ रिकॉर्डिंग रखता है वो फाइनेंशियल ईयर में रखता है। एक बच्चा पूछ रहा है लाइबिलिटी क्या होता है? तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बताइए? लोन। लाइबिलिटी मीन्स लोन। अगर बाहर वाले को, बिजनेस को अगर बाहर वाले को कोई पैसा देना बाकी हो तो वो कहलाता है लाइबिलिटी। जैसे हमने रेंट नहीं दिया, देना बाकी है, तो लाइबिलिटी। हमने बैंक से लोन लिया, उसको पेमेंट नहीं किया, देना बाकी है, तो लाइबिलिटी। तो जिसको भी बाहर वाले को पैसा देना बाकी होगा वो लाइबिलिटी होगा। समझ गए? और एक बच्चा पॉइंट नंबर 4 समझा रहा है। परचेज रिटर्न बुक का मतलब होता है कि जब आप सामान खरीद लेते हैं तो कभी सामान होता है कि हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं मिला, तो हमारा अगर जैसा सामान हम चाहते थे वैसा ना मिले तो ऐसी स्थिति में हम परचेज किया हुआ सामान क्या करते हैं? रिटर्न कर देते हैं। और वहाँ पे हम लोग कौन सा बुक बनाते हैं? परचेज रिटर्न बुक। कौन सा बुक बनाते हैं? अब सेल्स रिटर्न कब बनेगा? तो जब हम माल बेचेंगे तो हमारा कस्टमर को भी तो हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा, तो वापस कर दिया। तो जब बेचा हुआ सामान वापस आएगा तो कौन से बुक में लिखाएगा? सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर हुआ? सेल्स रिटर्न बुक। तो ये हमारा पूरा 8 का 8 सब्सिडी बुक। कहीं कोई दिक्कत? तो दोनों ईयर में कहीं कोई कन्फ्यूजन है? फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में? तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है और हम लोग फॉलो करते हैं इसको। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसको फॉलो करता होगा? कैलेंडर को या फाइनेंशियल को? फाइनेंशियल को। किसको फॉलो करता होगा? फाइनेंशियल ईयर को। कहीं कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बताते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। हम लोगों को बताना था क्या? यहाँ देखिए अब आपको समझ में आएगा हम अकाउंटिंग के कहाँ कहाँ। शुरुआत में अकाउंटिंग ही पेड़ का नाम था। पेड़ का जड़ का नाम क्या था? अकाउंटिंग। मालूम है कि नहीं? लेखांकन की शाखाएं। जो पेड़ है ना बाबू, हम पेड़ बनाने तो हमको नहीं आता है, इसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। इस पेड़ को क्या बोलते हैं? अरे चलो डायरेक्ट बना देते। पेड़ तुम लोग छाप लेना, 3 ब्रांच बना देना उसका, ठीक है? हम डायरेक्ट यहाँ पे बना देते हैं। मेन जो पेड़ है उसके रूट को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। जड़ को क्या बोलते हैं?
अकाउंटिंग। और उसके कितने ब्रांचेज हैं? 3। पहला ब्रांच का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई दिक्कत किसी को? फिर से रिपीट कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट। और भी बहुत ब्रांच है, जैसे कोई नहीं डॉक्टर बनता है तो मेडिकल की पढ़ाई जब आप करने जाइएगा तो पूछता है कौन ब्रांच के डॉक्टर बनेगा। आप कान के डॉक्टर बनेंगे, आँख के, सबका डॉक्टर एक ही होता है क्या? गांव में होता है, गांव में एक ही डॉक्टर होता है, सब बीमारी का इलाज कर देगा, यस और नो। लेकिन यहाँ शहर में नहीं, शहर में सबका सेपरेट होता है। आँख में प्रॉब्लम है तो आँख का स्पेशलिस्ट से मिलो, कान में दिक्कत है तो कान का स्पेशलिस्ट से मिलो, अगर तुमको ऑपरेशन कराना है तो नहीं बोलता है कि ये सर्जन से मिलो, जिसका काम है वो करना, समझ गए? चीर फाड़ वो करेगा। और ऊपर बाहर, शरीर के बाहर का अगर है तो बोलता है कि जनरल फिजिशियन से मिलो, वो तुमको चीर फाड़ नहीं करेगा, वो चीर फाड़ जानबे नहीं करता है, वो बाहर का चीज़ तुम्हारा देखेगा, अंदर का चीज़ अलग व्यक्ति देखेगा। तो इसका मतलब है कि मेडिकल में भी ब्रांचेज होते हैं, उसमें से एक ब्रांच आपको चुनना होगा और उसका मास्टर बनना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, जब आप अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं तो आपको सब नहीं सोचोगे कि सर सब हम सीख लेंगे, हम ये भी जानेंगे, इसका भी काम जानेंगे, इसका पॉसिबल नहीं है। आपको कोई एक ही काम सीखना होगा। तो आपको पूछा जाएगा कि आप किस ब्रांच में जाना चाहते हो, तो आपको पूछा गया ऑनलाइन करते समय, आप भरे हैं कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ब्रांच में आप जाना चाह रहे हैं, समझ गए? आपको भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाया जाएगा, लेकिन उतना नहीं जितना फाइनेंशियल सिखाया जाएगा। फाइनेंशियल का पूरा दुनिया समझा दिया जाएगा, फिर कॉस्ट भी आपको सिखाया जाएगा, आपको मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो कि हम सर मास्टर हो जाएं इसका, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेरे जगह पे कोई दूसरा नहीं जानेगा, इतना हमको जानकारी कि इसमें कोई चीज़ छूटा नहीं हो। जितना इस दुनिया में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है सब हम जाने। क्या करना पड़ेगा सब जानने के लिए? बीकॉम में तो सब पढ़िएगा, लेकिन आधा अधूरा पढ़िएगा। तो कंप्लीट अगर जानना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो आपको एक डिग्री लेना होगा जिसका नाम है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री, मास्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। बात समझ गए? अगर कोई चाहता है कि सर हम कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज ले, तो आपको एक और डिग्री लेना होगा जिसका नाम है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या नाम है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और लगता है कि सर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मास्टर हो जाएं तो क्या करेंगे? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मास्टर होने के लिए आपको जो डिग्री लेना होगा वो है MBA। क्या है? MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको MBA करना होगा। समझ आई बात? कहीं कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना है, 3 आपके पास ब्रांचेज है, और अभी आपको कौन सा ब्रांच पढ़ना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा ब्रांच पढ़ना है? फाइनेंशियल, और यही आपके बुक का नाम भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग इसके आगे का जो क्लास है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगले क्लास में हम लोग इसमें और डिस्कस करेंगे, और फिर धीरे धीरे बेसिक हम लोग शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे।